तो आज बात करेंगे हम बाबर आजमी की कैप्टनसी पे और उन पे जो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है और एक्स क्रिकेटर भी और जो क्रिकेट फैन है पाकिस्तान के वो भी काफ़ी ज़्यादा उन पर तनकीद कर रहे हैं जब से वर्ल्ड कप का इख्तिताम हुआ है। तो क्या कहेंगे इस पर? मैं जो भी नाकदीन हैं उनसे ये सिर्फ पूछना चाहूँगा कि ये बता दें कि पाकिस्तान में कैप्टनसी का जो पास्ट रहा है, क्या आपने उसके बारे में पढ़ा है कि पास्ट में क्या कुछ होता रहा है? और बाबर के अंदर ठीक है, जिसे कहते हैं कि हर शेर का सवा शेर होता है, हर आदमी के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती ही है, ठीक है। तो बजाय ये कहने के कि भाई इसको चेंज करो, इसको लेके आओ, इसको चेंज करो, उसके बजाय आप दूसरे बंदे को उसकी गलतियां बताएं। आप बताएं कि आप इस जगह पे कमज़ोर हैं। तो कहना तनकीद करना आसान होता है लेकिन ज़्यादा बेहतर करके दिखाना ये असल चीज़ होती है। यानी कि ये देखें ना, ये जो लोग बाबर आजम की कैप्टनसी पे बात करते हैं कि नहीं शादाब खान को बना दें, या कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि शाहीन शाह को बना दें। आप समझ रहे होंगे क्या बात मैं कर रहा हूँ। वो कुछ कह रहे हैं कि रिजवान को बना दें। तो इन्होंने शायद वो पास्ट में हिस्ट्री नहीं देखी क्रिकेट की कि 2000 से लेके, यानी कि जो मैं खुद बता सकता हूँ अपना आंखों देखा जो चल रहा था, वरना ये कैप्टनसी का जो इशू है ये तो हमेशा से रहा, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं इमरान खान के ज़माने में शायद नहीं होगा, से लेके 2011 तक, यानी कि ये वो पीक टाइम था जब हर किसी ने अपने अपने ग्रुप बनाए हुए थे टीम में। शोएब मलिक का यानी कि उन पे इल्जाम लगते हैं कि उनका अपना ग्रुप था 2009 का, वो स्कैंडल याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसमें बाकायदा हल्फ लिया गया था खिलाड़ियों से कि कौन किसके साथ लॉयल रहेगा। यूनुस खान साहब एक साइड पे थे, मलिक साहब एक साइड पे थे, यूसुफ जो भी हमारे बैटिंग कोच है, कंसल्टेंट है टीम के साथ, यानी कि इन सब ने। मोहम्मद यूसुफ कहाँ थे 2009 के वर्ल्ड कप में नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 2001 से 2010-11 तक की। तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि इनमें से जिसको भी कैप्टन बनाया गया ना, वो क्या होता था कि एक सीरीज के लिए, 2 सीरीज के लिए, 6 माह के लिए, 1 साल के लिए कैप्टन बनाया जाता था, और जब उसे कैप्टनसी से उतारा था तो वो अपना एक अलग ग्रुप लेके साइड पे हो जाता था। तो ये हमारी टीम इस चीज में हमेशा फंसी रही है। तो मैं तो कहता हूँ कि मैंने जितनी ज्यादा यूनिटी इस टाइम टीम में है कि सब खिलाड़ी एक दूसरे के साथ बात भी करते हैं, आउटिंग भी करते हैं ग्राउंड के बाहर भी, और जब कोई सीरीज नहीं होती तो जितना ज़्यादा वो कैचअप करते हैं एक दूसरे के साथ, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन हमारी कौम ये चाह रही है, या कुछ लोग जो समझते हैं कि कैप्टनसी चेंज होनी चाहिए, वो चाह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर से यही काम स्टार्ट हो जाए कि बाबर को कैप्टनसी से हम उतार दें, किसी और को बनाए, फिर बाबर साहब अपनी, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस तरह करेंगे, लेकिन कर भी सकते हैं। पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल तो क्या है ना, इस चीज़ कार बंदे के अंदर ही जाहिर है। नहीं देखें आप, और आप मैं कहता हूँ कि इंजमाम से पहले भी था ये। मैं वो कह रहा था कि इमरान खान के दौर में शायद मे बी वो स्ट्रॉन्ग कैप्टन थे, तो उनके दौर में शायद ये ग्रुपिंग ना होती हो, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में। लेकिन ये वसीम अकरम का देख लें, इनके इश्यूज थे, उसके बाद में इंजमाम आए हैं, उस दौर में भी ग्रुपिंग के इश्यूज रहे हैं पाकिस्तान की टीम में, डिसिप्लिन के इश्यूज रहे। आप देखें ना, आपने 2007 से लेके जब इंजमाम रिटायर हो गए, 2007 से लेके आपने 2016 तक कितने कैप्टन चेंज किए हैं? आपने शोएब मलिक को कैप्टन बनाया, आपने यूनुस खान को कैप्टन बनाया, आपने मिसबाह उल हक को कैप्टन बनाया, आपने मोहम्मद हफीज को कैप्टन बनाया है, आपने मोहम्मद यूसुफ को कैप्टन बनाया है, ठीक है, आपने शाहिद अफरीदी को कैप्टन बनाया। आपने इन 8-10 सालों में कम से कम 6 से 7 आपने कैप्टन जो चेंज किए हैं, और अपनी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं कि 2007 से लेके 2017 तक या 16 तक आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, आपने कौन सा वर्ल्ड टाइटल जीता है? ये एक T20 वर्ल्ड कप हम बिल्कुल जीते थे, लेकिन उसके अलावा आप देख लें कि आपकी वर्ल्ड लेवल पे जो भी बायलैटरल सीरीज थी अवे की, और उसके अलावा जो भी आपके अवे के, अगर जैसे 2015 का आप देख लें वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया में था, 50 ओवर वर्ल्ड कप था, 2014 में श्रीलंका में जो 2014 में बांग्लादेश में वर्ल्ड कप हुआ T20 के, 2012 में श्रीलंका में हुआ। आप उनके अंदर देख लें कि डिसिप्लिन के इश्यूज भी थे आपको, और कैप्टनसी के इश्यूज भी थे कि 2012 का अगर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हम पहुंचे हैं
मोहम्मद हफीज से यानी कि हमारी टीम जो है वो टाइटल नहीं जीत सकी, आपने मोहम्मद हफीज को निकाल दिया। 140 चेज नहीं हुआ था। आपने शाहिद अफरीदी को 2011 में जब बनाया था तो फिर 2012 में मोहम्मद हफीज को बनाने की जरूरत क्या थी? और जब इस बात पे फिर शाहिद अफरीदी जो है वो उन्होंने रिटायरमेंट भी ली थी, एक अर्ली रिटायरमेंट ली थी, बाद में वो उनका तो काफी ज्यादा उनके नहीं ये तो चले हमारे खिलाड़ी इशू रहता है, लेकिन आप बार बार कैप्टन चेंज करते हैं, ग्रुपिंग होती है टीम में, और ग्रुप यूनिटी जो है ना इस गेम के अंदर, कोई भी गेम हो दुनिया की जो मोर देन 2 प्लेयर्स जिसमें हों, उसमें हमेशा यूनिटी जो है ना वही आपको आगे लेके जाती है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर बिग टूर्नामेंट स्टैट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि आप देख लें कि 2012 के T20 में, 2014 के T20 में, 2016 के T20 में, 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में आपकी क्या और इनके अलावा जो एशिया कप थे वो अलग है, उनमें आपकी क्या कारकर्दगी है, और जब से बाबर आजम को कैप्टन बनाया है तब से आपकी क्या कारकर्दगी है। मैं वही बात कर रहा था कि 2020 में बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया टीम का, उसके बाद से हमने अभी तक सिर्फ 3 जो है वो इवेंट्स में हिस्सा लिया है, 2 आईसीसी के थे, 1 एशिया कप का था। दोनों आईसीसी के टूर्नामेंट में हम सेमीफाइनल में गए हैं, इस दफा हम फाइनल में भी गए थे, बैड लक हुआ, शाहिद अफरीदी इंजर्ड हुए, वो एक अलग चीज है। उसके अलावा एशिया कप हुआ, और अभी एग्जांपल एशिया कप हुआ उसमें हम फाइनल में गए हैं, ठीक है। और आप हिस्ट्री देख लें कि पहले एशिया कप जो हुए हैं 14 में हुए हैं, 16 में हुआ है, हम फाइनल तक भी नहीं, हम बांग्लादेश से हार गए थे। आप ये देखें ना, आप उसको क्रॉस चेक कर लें कि दुनिया में क्या होता है। आप एम एस धोनी की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आपके जैसे ही कंडीशंस हैं उनके, यानी कि पिच के लिहाज से भी और मुल्क के लिहाज से भी, लोगों के लिहाज से भी, वहाँ भी ऐसे ही एक खिलाड़ी अगर परफॉर्म कर रहा है और बाद में अगर कभी नहीं करता तो उसका जो ओपोनेंट खिलाड़ी है, उसके जो शायकीन है, उसके फैन जो हैं, उसके ग्रुप वाले हैं, वो उसके ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। लेकिन आप देख लें कि एम एस धोनी 2007 के वर्ल्ड कप में वो कैप्टन थे, 2007 से लेके वो 2015 के वर्ल्ड कप तक कैप्टन रहे हैं इंडियन टीम के, शायद 2016 के वर्ल्ड कप में भी एम एस धोनी ही कैप्टन थे, ठीक है। उन्होंने इस दौरान उन्होंने 3 आईसीसी के टाइटल जीते हैं, 2 वर्ल्ड कप जीते हैं और 1 चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने अपनी टीम को बना दिया था, उनकी टीम जो 2010 से 2019 तक जो परफॉर्मेंस रही है ना, वो बिलाशुबा उसमें जो सबसे बड़ा शेयर है ना वो एम एस धोनी का है। क्योंकि जब आप बार बार कैप्टन चेंज नहीं ना करते तो कैप्टन को भी एक एतमाद होता है अपने आप के ऊपर कि अगर ये बंदा मैं लेके आ रहा हूँ ना तो उसके अलावा सबसे बड़ी बात किसी का प्रेशर नहीं आएगा मेरे ऊपर। कैप्टन को बाइख्तियार बनाना चाहिए। वही ना, एम एस धोनी थे ना, वो जब आए थे उन्होंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो थे, इंडिया वालों को बेहतर पता होगा कि जो बड़े बड़े नाम थे उन्होंने उनको बाहर बिठा के यंगस्टर को चांस दिया था। यानी कि इस तरह नहीं जिस तरह हमारे मुल्क में होता है कि बिल्कुल ही टीम को साइलेंट कर दे और नहीं, यहाँ पे तो अगर कोई सीनियर खिलाड़ी परफॉर्म कर भी रहा है ना तो उसको कहेंगे नहीं यंगस्टर को लेके आओ। 2015 में एक्स क्रिकेटर होते हैं, उन्हें अपनी 2015 में मिसबाह उल हक परफॉर्म कर रहे थे, टीम नहीं परफॉर्म कर रही थी, फिर भी कह रहे थे इनको निकालने, इनके स्ट्राइक रेट की वजह से पाकिस्तान हारता है, यंगस्टर को लेके आए, जो डिजर्विंग यंगस्टर्स हैं जिनका हक बनता है उनको लेके आए। लेकिन आप एक बैलेंस रखें ना, आप ये तो नहीं ना कि एकदम से जो भी बंदा परफॉर्म कर रहा है उसको लेके आए। मैं बात कर रहा था कि बाइख्तियार कैप्टन होना चाहिए। एम एस धोनी बाइख्तियार कैप्टन थे तो उन्होंने अपनी मनमर्जी की कि जो सीनियर खिलाड़ी थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उन्होंने उनको बाहर निकाला, या अगर परफॉर्म कर भी रहे थे तो उन्हें फील्डिंग का काफ़ी ज़्यादा इशू था, तो उन्होंने कहा कि फील्डिंग की वजह से हमारी जो टीम है उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो एक जो नया खिलाड़ी है, यंगस्टर है, वो ज़्यादा बेहतर फील्डिंग कर सकता है। यानी कि वो इस हद तक बाइख्तियार थे कि वो किसी बड़े खिलाड़ी को भी बाहर कर सकते थे कि भाई मुझे ये नहीं, मुझे ये खिलाड़ी चाहिए। तो ये एतमाद जो है, ये पाकिस्तान में ये इशू है कि खिलाड़ी को तो बाहर क्या करना, खुद कैप्टनसी पे इश्यूज आ रहे हैं हमारी मुल्क को। मैं यही कह रहा हूं हमारी कौम को कि इसको बाहर निकालेंगी, किसी और को लेके, यानी कि जो पहले जिस तरह हम 14 में और 16 में बाहर होते रहे वर्ल्ड कप से, तो इसको कोई कैप्टन लेके आए ताकि फिर हमारे साथ वही है शुरू। ये एतमाद जो है, ये एतमाद मैनेजमेंट की तरफ से ही आता है। अगर आपने बाबर आजम को कैप्टन बनाया, अब देखें आपने उन्हें अगर कैप्टन बनाया तो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि आप उन्हें टीम से निकाल नहीं सकते, ठीक है। वो तीनों फॉर्मेट्स के अंदर एक आपके मुस्तकिल परमानेंट प्लेयर हैं, ठीक है। जब पता कि ये खिलाड़ी हर मैच में खेलेगा, अब देखें ना कई खिलाड़ी होते हैं जो टेस्ट खेल रहे होते हैं, वनडे नहीं खेल रहे होते, या वनडे और T20 खेल रहे होते हैं, टेस्ट नहीं खेल रहे होते, तो उनको तो आप कैप्टन ही ना बना सकते। अब ये ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर आपके तीनों फॉर्मेट्स में एक ही कैप्टन हो, और ज़ाहिर है वो वही खिलाड़ी बनेगा जो तीनों फॉर्मेट्स खेलता हो।
जब उन्हें ये एतमाद दिया जाएगा कि आपकी जैसी भी परफॉर्मेंस है ना, हमें आपकी तरफ से एफर्ट चाहिए, कोशिश नज़र आनी चाहिए, रिजल्ट जो भी है वो लक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आपको हम ये एतमाद दिलाते हैं कि अगले 5 से 6 साल या 10 साल के लिए कैप्टन आप ही हैं। जब ये एतमाद डेवलप होगा ना तो फिर वो कैप्टन अपनी मनमर्जी कर सकेगा, अपनी मर्जी का प्लेयर लेके आ सकेगा। उसे पता होगा कि प्रेशर नहीं होगा, लेके आना है, मैंने इससे कॉन्फिडेंस देना है कि भाई आप टीम में रहेंगे। और स्टैट की बात हो रही थी तो मैं बताऊं कि अगर हिस्ट्री उठा के देखें T20 की, तो जो सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है परसेंटेज के लिहाज से वो बाबर आजम ही है। यानी कि हमारी कौम उन पर तनकीद करती है कि इन्हें कैप्टन नहीं रहना चाहिए, किसी और को बना दे। तो अगर आप स्टैट निकालें तो जो हाईएस्ट परसेंटेज है 66% मैचेस जो है वो बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी में जीते हैं। इतने ज्यादा MS धोनी ने भी नहीं। और भाई हालांकि यंगस्टर्स की है, मैं बता रहा हूं ना, ये भी यंगस्टर्स की टीम है, यंगस्टर की 70 मैचेस 66 या 70 मैचेस में कैप्टनसी की है बाबर ने T20 में, और उसमें से 40 मैचेस जीते हैं। और जो हाईएस्ट है यानी कि सबसे ज्यादा जो हिस्ट्री में किसी कैप्टन ने मैचेस जो जीते हैं वो 42 हैं। यानी कि बाबर को मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन बनने के लिए सिर्फ 2 मैचेस और चाहिए। MS धोनी से भी अगर हम विनिंग की बात करें तो बाबर आजम की जो परसेंटेज है वो बेहतर है। लेकिन हमारी कौम को बस पता नहीं क्या मसला है, ना वो स्टैट देखेंगे ना वो क्रिकेट को देखेंगे, क्रिकेट की सेंस होती नहीं, और आके एतराज करेंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे, ये इस खिलाड़ी को रहने दो, इसको लें, इसको बाहर करें, इसको कैप्टन बना दें, इसको ना बनाएं। अभी वही एतमाद की हम बात कर रहे थे ना, हम मिसबाह उल कुमार इतने ग्रेट एक्स प्लेयर हैं, वो कह रहे थे फाइनल के अगले दिन, मैंने उनका एक शो देखा, वो कह रहे थे कि शायद बेन स्टोक्स के सामने आपको इफ्तिखार को लेके आना चाहिए था क्योंकि वो राइट हैंडर है, वो उनको बॉलिंग करते तो शायद आप बेन स्टोक्स को पकड़ सकते थे। ठीक है, ये इनकी बात दुरुस्त कही जा सकती है। वो जब बेन स्टोक्स आए थे तो बटलर भी खड़े थे, लेकिन माइंड में मैं यही सोच रहा था कि यार ये जो बटलर है ना ये चांस दे देंगे, लेकिन बेन स्टोक्स 2016 के वर्ल्ड कप फाइनल को जीत चुके हैं, वहां वो हारे थे। 2019 में वो विनिंग कॉज में उनकी इनिंग्स गई थी, वो जीते थे उसको। तो वो मुझे लग रहा था कि ये ज्यादा डेंजरस प्लेयर होंगे, और एक उनका लक भी उतना उस दिन बहुत चल रहा था। लेकिन वो ये कह रहे थे कि अगर शायद आप इनके सामने स्पिन को ले आते तो शायद ये कोई चांस दे देते, वो उनकी बात दुरुस्त है। लेकिन इस तरह वर्ल्ड कप का अगर आप फाइनल खेल रहे हों और जब आपके पास 16 ओवर पूरे पड़े हैं फास्ट बॉलर्स के, और आपने चौथा फास्ट बॉलर खिलाया इसलिए है ताकि आपको स्पिन के ऊपर कम से कम रिलाई करना पड़े, लेकिन फिर भी आप चांस लेने की खातिर अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर से बॉलिंग करवाते हैं तो ये बड़े दिलजिगरी का काम है। ये एक रिस्की काम होता है, और ये सिर्फ एक बहादुर नहीं, एक पूरा तमाद कैप्टन ले सकता है। बाबर जैसा कैप्टन जो है ना, जिसके पीछे प्रेशर है बहुत ज्यादा लोगों का, नाकदीन का, तो उनके लिए उनसे ये एक्सपेक्ट करना ये गलत है। नहीं, आप ये देखें ना, आप 4 सीमर्स को क्यों खिला रहे हैं? 4 सीमर्स को इसीलिए खिला रहे हैं ताकि हमें स्पिनर पे कम से कम रिलाई करना पड़े। शादाब खान जो है वो हमारे लीडिंग और जो हमारे मेन स्पिनर हैं, ठीक है, और नवाज जो है वो भी एशियन पिचेस हों, ये कंडीशन हो तो हमारे मेन बॉलर ही होते हैं। तो अगर हम उनसे ओवर नहीं करवा रहे, अगर सिर्फ स्पिनर की बात करें हम, तो इसका मतलब है कि हम इफ्तिखार के पास नहीं जा सकते कि भाई आप इसको ज़ाहिर है कि हमारे पास बेटर रिप्लेसमेंट है उनकी। लेकिन अगर जैसे आप देखें 2007 के वर्ल्ड कप के फाइनल में लास्ट ओवर था और धोनी ने एक नए बंदे को दे दिया था जिन्होंने वाइड अच्छा खासा बड़ा वाइड किया था। लेकिन देखें एक बादशाह साहब, मैं बताता हूँ ना वो क्या चीज़ है। वो आप अगर उस चीज़ को देखें ना तो वो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो इस तरह से डिफरेंट थी कि मिसबाह उल हक तकरीबन स्टार्ट से खड़े हुए थे पिच पे आके, और सारा जितना स्कोर बन रहा था वो उनकी वजह से ही बन रहा था। और एंड में यानी कि 99 पे आई थिंक 7 से 8 आउट हो गए थे पाकिस्तान के, तब 60 रन चाहिए थे। तो मिसबाह उल हक उनके सारे बॉलर्स को खेल लिया था सभी को, और आखिरी ओवर में सिर्फ चाहिए थे 10 रन। वो ठीक है, आपकी वो बात ठीक है कि उन्होंने एतमाद किया अपने बॉलर पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि धोनी ने अपनी तरफ से एक ट्रिक चली थी ना कि यार ये 10 रन जो है, ये बंदा स्टार्टिंग के ओवर से आके खड़ा हुआ, सभी बॉलर्स को इसने खेल लिया है, तो ये इसी खुद से विकेट देगा। वो किस तरह देगा कि मैं कोई पार्ट टाइम बॉलर ले आता हूँ क्योंकि लास्ट विकेट है और सारे बॉलर्स को ये खेल चुके हैं, सारे बॉलर्स को ये खेल चुके हैं। ये 10 रन अगर बनने हुए ना, तो चाहे इरफान पठान भी हुए ना, या जो इंडिया का मैं कहता हूँ मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर भी हुआ, तो ये इसको खेल लेंगे क्योंकि 12 रन चाहिए। तो वो चीज़ होती है चांस लेने की।
अब चांस लेने में और एक चीज को सोच के करने में बहुत ये फर्क होता है। लेकिन बात वही कर रहा हूँ ना मैं कि देखें उनके पास सीरीज ने फिर उनके बाद ओवर किया था क्योंकि वो पजल हो गए थे, उनसे ओवर हो नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने रिलाई किया ना, लास्ट ओवर था हालांकि वो वर्ल्ड कप फाइनल और पाकिस्तान इंडिया गेम है, मदर ऑफ ऑल गेम्स, उसके फाइनल में आप एक जो है नए बंदे से बॉलिंग करवा रहे हैं, तो ये आपका एतमाद है खिलाड़ी पे और आप पे, आपकी मैनेजमेंट का आपके ऊपर, जो आपको इतना बिलीव देते हैं कि आप अपनी मर्जी का फैसला ले सकते हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से ट्रिक की, वही मैं कह रहा हूँ ना कि उनके पास श्री शांत का ओवर था, लेकिन उन्होंने उसे ओवर क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने एक चाल चली ना पकड़ने के लिए मिसबाह को। इसी तरह ठीक है हमारे पास 4 बॉलर पूरे थे, लेकिन बाबर आजम ओवर दे सकते थे, उन्होंने अगर नहीं दिया, ठीक है कि थेरेटिकली भी नहीं लग रहा था कि नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि शायद वो पकड़ लेते हैं, वो लेफ्ट हैंडर थे, वो राइट हैंडर हैं, वो उनको पकड़ सकते थे, लेकिन उसके लिए अगर वो ऊपर बेन स्ट्रोक हो जाता है, जब बेन स्ट्रोक आए हैं उसके बाद वो तकरीबन 10 से 12 ओवर खेलते रहे, तो कितने ज्यादा उन्हें चांसेस मिले। एक तो चीज होती है ना कि बैटर जो है वो बड़े इजीली बॉलर को खेल रहा है, वो नसीम शाह को खेल रहे थे, हारिस रऊफ को खेल रहे थे, तो आप सबने खुद देखा था कि वो किस तरह बॉल जो है बिल्कुल बैट के पास से जा रही थी। तो ये चीज तब करते हैं कि इफ्तिखार को ले आए या किसी और को, जब चांस नहीं बन रहा, चांस जब ना बन रहा। आपने वो देखा कितना वो नहीं चले, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को दुरुस्त भी मान लेना कि उन्हें चांस लेना चाहिए था, तो आप एतमाद तो देना अपने कैप्टन को कि अगर आपका ये फैसला गलत भी हो जाएगा ना, तो हम इसको, हो सकता है आपसे गलत फैसले हो जाया करते हैं, इसमें क्या है, लेकिन कैप्टन को इस बेस के ऊपर तनकीद करना, यार वो आपकी टीम के लिए खेल रहा है, अपने मुल्क के लिए खेल रहा है, वो कोई दुश्मन तो नहीं है ना। अभी इयन बिशप के इस तरह बड़े प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज के, वो कह रहे थे कि मेरे ख्याल में बाबर आजम को अपनी रिटायरमेंट तक, यानी कि वो बता रहे थे 2030 तक, यानी कि उनके ख्याल में अभी 8-10 साल बाबर आजम की क्रिकेट पड़ी हुई है, वो कह रहे थे कि जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते 2030 तक मिनिमम उन्हें कैप्टन रहना चाहिए। तब वो कोई गली मोहल्ले के प्लेयर तो है नहीं, उन्होंने वो दिग्गज खिलाड़ी हैं, वो पहले ऐसी स्टेटमेंट से पता क्या, ठीक है आप 2030 तक उन्हें ना रखेंगे, उसने परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन इससे पता क्या हुआ, कैप्टन के अंदर एक एतमाद आ जाएगा कि भाई मैं अगर परफॉर्म करता रहूंगा ना, मैं अगर परफॉर्म करता रहूंगा तो मैं 2030 तक भी रहूंगा। अब ये नहीं है कि मिसबा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि नहीं इन्हें हटाएं, इनका स्ट्राइक रेट कम है, और ऐसे खिलाड़ियों को लेके जिन्हें हम बार-बार इस्तेमाल कर चुके हैं, खिला चुके हैं। ये वही लोग होते हैं जो इस तरह की तनकीद करते हैं स्ट्राइक रेट पे और इन चीज़ों पे, जिनके ख्याल में हैदर अली बहुत बड़े प्लेयर थे। नहीं हम किसी पे नहीं सकते, उनकी फॉर्म नहीं है, फॉर्म की नहीं, हैदर अली, क्योंकि स्ट्राइक रेट की बात वही आती है ना कि अब इन क्रिकेट सेंस उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो कह दिया किसी खिलाड़ी पे भी कह दिया कि ये नहीं यार हैदर अली ने अच्छा ये शॉट मारा था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो भाई इसे आप टीम में रख लें। उसके बाद क्या हुआ, आप इंडिया के खिलाफ जो था इतना इंपॉर्टेंट मैच, उसमें आप हैदर अली को ले गए, आपने चौथा जो है जिम्बाब्वे के खिलाफ भी, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उसमें भी वो नाकाम हुए, उससे पहले न्यूजीलैंड के पूरे वो ट्राई सीरीज में नाकाम हुए, उससे पहले एशिया कप था, एशिया कप में प्रॉब्लम नहीं थे वो ठीक है। मेरा मतलब कहने का ये है, इंग्लैंड की सीरीज, मेरा मतलब कहने का ये है कि आप अब हर किसी का हक है कि वो क्रिकेट पे बात करे, हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि कोई भी बात करने से पहले जो स्टैट है, स्टैट को एक दफा देख लिया करें, और थोड़ा सेंसिबल जो है, तो थोड़ा लॉजिकल बात किया करें ना। अगर आप किसी के तनकीद कर भी रहे हैं तो उसकी कोई लॉजिक बननी चाहिए, कोई एविडेंस आपको पास होना चाहिए ना, कोई स्टैट्स होने चाहिए उसको प्रूव करने के लिए। ये थोड़ी है कि बस एक खिलाड़ी इस तरह पुल शॉट अच्छी खेल रहा है जिसपे वो 12-14 दफा जो है नाकाम हो चुके हैं, तो बस कह दो कि यार इसने बहुत जबरदस्त शॉट खेली है, अब इसको आप अगले 10 साल के लिए जो टीम में रख लें। तो काइंडली जितने भी पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स हैं या इन्फ्लुएंशियल जो भी लोग हैं जो इस पर बात करते हैं, वो काइंडली जो मर्जी बात करें, आपका हक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आपको हक है बुनियादी तौर पे, जमहूरी तौर पे, लेकिन काइंडली आप लॉजिकल बात किया करें। अगर आपका कोई भी आप कोई भी बात करना चाह रहे हैं वो लॉजिकली किया करें। थैंक यू। और काइंडली दोस्तों इसी तरह की वीडियोस क्रिकेट के ऊपर आती रहेंगी, आप काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और